सो हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे पढ़ सकते हो। देखो, अगर मैं बैलेंस शीट को समझाऊं तो ये बैलेंस शीट होती है, मतलब इसमें जो असेट और लायबिलिटी दोनों की साइड होती है ना, वो बराबर होती है। मतलब देखो, इसका मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लो आप बिजनेस में कैश लेके आए, तो देखो उसके एंट्री जो बुक्स में होती है ना, वो होती है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखो, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड आता है और कैश अकाउंट असेट साइड आता है। तो आप दोनों तरफ देखोगे तो इक्वल अमाउंट हो गया। अब मान लो आपने कोई गुड खरीदा, ठीक है, तो दो केस हो सकते हैं। या तो आप केस पे खरीदोगे, तो केस पे खरीदोगे तो क्या एंट्री होगी, परचेस टू केस। तो देखो, परचेस हुआ तो वो भी एसेट ही है, मतलब कि आपके पास में इन्वेंट्री आई। और केस कम हुआ तो मतलब कि एक एसेट कम हो गई, एक एसेट ज्यादा हो गई, तो बैलेंसेस में कोई भी फर्क नहीं आया। अब मान लो आपने उधारी खरीदी, तो इससे क्या होगा कि परचेस टू क्रेडिटर्स हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अपनी उधारी बढ़ेगी, तो मतलब लाइबिलिटीज बढ़ गई, पर उसी के साथ में परचेस भी बढ़ गई, क्योंकि इस बार हमने केस दिया नहीं है, तो उससे लाइबिलिटी बढ़ी है। अब मान लो आपको लाइबिलिटी खत्म करनी, मतलब सामने वाले ने बोला कि भाई पैसे दे, तो अपन क्या करेंगे, क्रेडिटर टू कैश कर देंगे, मतलब कि लाइबिलिटी खत्म कर दी अपन ने। ठीक है, तो आज हमने निकाली है जो ये केवल किरण क्लोथिंग कंपनी है ना, हमने इसी के ऊपर से पी&एल पढ़ना से चालू किया था। अगर आप में से किसी ने पी&एल का वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने देखा उस पर व्यूज बहुत ही कम है, लिटरली बहुत ही कम है। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपको कंपनी के अबाउट के बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये देखो, ये कंपनी क्या बनाती है, ब्रांडेड कपड़े बनाती है। अब इसमें देखो की पोर्टफोलियो में दिखा रहे हो कि किलर है, इंटीग्रिटी, लोमेन पेज 3, डेसिबल है। आपने इन कंपनियों का नाम सुना है होगा, इन्हीं के ये कपड़े बनाती है। तो देखो, ये आ गई अपनी बैलेंस शीट। अब अगर आप इस बैलेंस शीट को पढ़ोगे, तो मैंने आपको भी थोड़े दिन पहले भी बताया था कि इसको रिफर करने वाला, मतलब कि मेरे हिसाब से बेवकूफ तो नहीं बोल सकता, पर मतलब कि हमें जब आप स्टार्टिंग में किसी भी कंपनी को एनालिसिस करो, तो इसको रिफर नहीं करना चाहिए। जबकि जो एनुअल रिपोर्ट यहाँ से जो डाउनलोड होती है, जैसे ये एनुअल रिपोर्ट का सेक्शन, तो यहाँ से जो भी चीज आप डाउनलोड करोगे ना, तो एक तो देखो वो लेजिटमेट हो गई, पर प्लस उसके साथ में हमें उसके नोट्स टू अकाउंट भी मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के उसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो भी बिल्कुल प्रो आदमी की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम आ गए बैलेंस शीट पे। अब बैलेंस शीट में देखो, एक साइड होती है असेट, और ये देखो दूसरी साइड है लाइबिलिटी और इक्विटी। ठीक है, तो हम असेट साइड से स्टार्टिंग करते हैं। अब इन्होंने जो नोट्स दिए, तो मैंने एक तरफ नोट्स वगैरह भी खोल दिए। तो देखिए, सबसे पहले नॉन करेंट असेट्स, मतलब कि ये फिक्स्ड असेट होती है, मतलब कि जैसे कि प्लांट मशीनरी ले लिया, देखो इसमें क्लियर लिखा भी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब कि ये क्या होती है कि एक साल से ज्यादा लंबे समय तक चलती है, उनको हम नॉन करेंट असेट्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो जो पहली एसेट है अपनी, वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब कंपनी के पास में कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ प्लांट्स है, या फिर कुछ इक्विपमेंट है, जो कि पिछले साल 7,767 करोड़ था, इस साल 9,169 करोड़ हो गया। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इतना फर्क कैसे आया। तो जब साल चालू हुआ था, तब ये जो अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो देखिए अगर इनका हम टोटल देखेंगे, मतलब हमारे पास फ्री होल्ड लैंड थी, बिल्डिंग थी, फर्नीचर फिक्सचर था, प्लांट मशीनरी थी, कंप्यूटर था, ये सब करके हमारे पास 10,875 करोड़ का था। ठीक है, फिर हमने इस साल में कुछ खरीदा भी सही, मतलब ऐसा तो नहीं कि हम जितनी असेट है उतनी रखेंगे। अब देखो, इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी है, वो भी इनके चल रहे लाख्स में, मतलब कि ये है 2 जीरो हटा देंगे तो इनके पास में 108 करोड़ की ये असेट्स है, और 10 करोड़ की इन्होंने ये खरीदी, तो टोटल 20 करोड़ की इन्होंने इस साल और खरीदा। अब देखो, कुछ ऐसा भी होता है कि हमने असेट खरीदी है तो कुछ खराब हो जाती है, तो उनको हम बेचते भी। तो इन्होंने इतनी इतनी असेट से बेची, मतलब 42 लाख की बेच दी प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर 20 लाख के बेच दिए। तो ऐसे करके जब 31 मार्च से 2023 आया था ना, तब इनका जो बैलेंस था ना, वो 12,800, मतलब कि 128 करोड़ हो गया था। ठीक है, मतलब 108 में अगर हम 20 जोड़ेंगे और 63 हटाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। और अब देखो डेप्रिसिएशन। अब अगर आप कंपेयर करोगे इस वैल्यू को, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यार ये तो 7,767 करोड़ है, पर अगर हम देख रहे थे तो 10,875 है। पर अगर आप जैसे ही डेप्रिसिएशन देखोगे, तो ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन इतना है। तो अगर हम 10,875 में से 3,107 हटाएंगे, तो 7,767 आंसर आ जाएगा। मतलब 77 करोड़ पिछले साल असेट थी। अब देखो, डेप्रिसिएशन इस साल भी कुछ चार्ज होगा। अब जो कुछ असेट्स खत्म हो गई थी, उनका डेप्रिसिएशन इसमें से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो असेट से चली ही गई ना बुक्स में से। तो देखो, अब 31 मार्च को टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 3600। ठीक है, मतलब कि 36 करोड़ का। तो अगर हम 128 करोड़ में से 36 हटाएंगे, तो ये आ गया 91 करोड़ की अपने पास इस बार असेट है। तो यही दिख रहा है 9,169 करोड़। अब देखो, कुछ राइट टू यूज असेट है। अब देखो, राइट टू यूज असेट किसको बोलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रूम से रेंट से रह रहा हूँ। अब देखो, मैं रेंट जरूर पे कर रहा हूँ, पर मान लो मैंने लीज करवा लिया कि मैं 20 साल तक ही रहूंगा, तो इस हिसाब में क्या हुआ कि मैंने तो राइट टू यूज खरीद लिया, मतलब कि 20 साल तक मुझे यहाँ से कोई हटा ही नहीं सकता। तो ऐसी भी कुछ एसेट्स होती है। तो देखो, ये यहाँ पर आपको राइट टू यूज दिख रही है, इसमें लैंड है, बिल्डिंग है। अब कुछ एडिशन हुआ है, इन्होंने हटाया कुछ भी नहीं है। तो 20 करोड़ की थी इनके पास, और उस पर डेप्रिसिएशन 40 करोड़ का चार्ज करके 16 करोड़ की आ गई है। ठीक है, अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखो, मान लो इन्होंने कोई बिल्डिंग है, उसको बोला होगा कि हमको बनाने के लिए, मतलब कि आपको पता है कि बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती, वो धीरे धीरे बनती है।
तो ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी भी ऐसा होता है कि वो बनते रहते हैं धीरे धीरे। तो देखो इनके पास में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस साल जब चालू हुआ था तब कुछ 57 लाख की थी और बिल्डिंग में 30 लाख की थी। अब इन्होंने 1 करोड़ 65 लाख की और उसमें मतलब की वैल्यू इंक्रीमेंट कर ली। अब मान लो इनको एक 10 माले की बिल्डिंग बनानी, मतलब मैं बिल्डिंग के एग्जांपल से आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो मान लो पहले साल इन्होंने बस उस पर इतना ही काम करा है जिससे कि 30 लाख रुपए ही इनके खर्चे हुए। अब इन्होंने इस साल उसमें 10 करोड़ का खर्चा कर लिया है, ठीक है। और इन्होंने उसमें से कुछ बिल्डिंग बेच, मतलब कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो फिनिश्ड हो गया है। तो आपको पता है कि मान लो एक बिल्डिंग है वो बनते बनते पूरी कंप्लीट हो गई तो फिनिश्ड गुड्स में आ जाएगी। तो इसको यहाँ से ट्रांसफर करके फिनिश्ड गुड्स में चला जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और इन्होंने कुछ प्लांट एंड मशीनरी को बेच भी दिया इस साल। तो इनके पास में टोटल जो आया है इनसा वो है 126 करोड़। तो ये 126 करोड़ नहीं, 126 लाख है ये। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर हम इन दोनों को हटाएंगे तो यही डिलीजन होता है। मतलब इनकी कोई बिल्डिंग बन रही थी, वो इसी साल मतलब पिछले साल चालू हुआ था काम और इस साल कंप्लीट हो गया। तो इन्होंने बना लिया और उसे 1066 करोड़ को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, मतलब मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ। और देखिए ये एडिशन यहाँ पे 1066 करोड़ आपको दिख भी रहा है। मतलब मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में सब कुछ बैलेंस ही होता है। इन्होंने अगर इधर से कुछ ट्रांसफर उधर करा है तो वो दिखेगा ही दिखेगा। तो हमने ये भी देख लिया। अब इन्होंने कुछ प्रॉपर्टियों में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, 1 करोड़ 26 लाख का। तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं, अब आए हैं इतने दूर तो। अब देखो इन्होंने एक बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया है पर उसमें कुछ भी नहीं किया है। डेप्रिसिएशन वगैरह सब काट कूच के ये इतना ही बचा है। इस साल इन्होंने इस पे डेप्रिसिएशन वगैरह भी चार्ज नहीं किया है, जो पुराना चल रहा है वही है, ठीक है। अब अगर हम आगे आएंगे तो अदर इंटेंजिबल एसेट। अब देखो इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, या तो देखो इनके पास में कुछ कॉपीराइट है या फिर कोई ऐसी चीज है जो कि मतलब कि दिखेगी नहीं। जैसे कि किलर, किलर एक ब्रांड है आपको पता है, तो ब्रांड की वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट देखिए, तो इन्होंने इंटेंजिबल एसेट उनको नहीं दिखाया है किलर वगैरह का ब्रांड को, बल्कि इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर एक्वायर किया है। तो वो भी एक तरह की इंटेंजिबल एसेट है। देखो अब इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट है, आप उसको छू के नहीं देख सकते हो पर चला के देख सकते हो, मतलब वो इंटेंजिबल है। तो इनके पास में कुछ 1 करोड़ 56 लाख का सॉफ्टवेयर था और इस साल 4 लाख का और इन्होंने उसको एडिशन किया है। और उस पर डेप्रिसिएशन वगैरह सब कटने के बाद में वो 24 करोड़ के आसपास कुछ बचा है ना, यही है ना नेट ब्लॉक। हाँ, तो 24 लाख का बचा है, सॉरी 24 लाख का। मेरी जुबान फंसा गई थी थोड़ी। हाँ, उसके अलावा देखो इनके फाइनेंशियल एसेट्स है ना। अब देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने कोई ज्वाइंट वेंचर करा है। मान लो किलर ने किसी कंपनी के साथ में ज्वाइंट वेंचर किया है। तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। तो देखो जो ये इनका ज्वाइंट वेंचर दिख रहा है ना, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर वाइट नेटवियर प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, उसके शेयर्स खरीदे हैं, मतलब कि उसको एक्वायर किया है। अब देखो ये कंपनी प्राइवेट है तो ये शेयर मार्केट में तो लिस्टेड है नहीं। तो इन्होंने क्लियरली लिखा है कि अनकोटेड शेयर खरीदे, मतलब कि कोट उनका कोई कोट है ही नहीं कि वो उसमें ले है। और इसके अलावा उन्होंने इसी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर भी खरीदे हैं। तो ऐसा करके इन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखो इनको पिछले सालों में लॉस हुआ था। अब अगर आपको याद हो हमने पीएनएल जब पढ़ा था कंपनी का, उस टाइम पे एक लॉस दिख रहा था कि इन्होंने कुछ किया है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर, मैंने उस टाइम पे बोला भी था आपको कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो जब मैंने पीएनएल पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको दिखाया था कि कंपनी को जो जॉइंट वेंचर इन्होंने किया है उसमें जो इक्विटी मेथड है उससे लॉस हुआ था, ठीक है। तो पिछले साल इनको 17 लाख का हुआ था, इस साल इनको 14 लाख का हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं, देखो ये फॉर द ईयर मतलब कि इस साल का। ओ तो इस साल देखो पिछले साल इनको 17 लाख का हुआ था, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 17 लाख का, ठीक है। और इस साल का इनको 14 लाख का हुआ था, ये 14 लाख का यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि बैलेंस शीट जो पीएनएल के जो ये है लॉस वगैरह, ये भी बैलेंस शीट के अंदर उतरते हैं, ठीक है। वापस हम हमारी बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। अब इसके अलावा इनका अदर इन्वेस्टमेंट भी है 22 करोड़ का, तो उसको भी हम देख ही लेते हैं। अब देखो इन्होंने जो रिलायंस पावर है ना उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। जो कि इसके अलावा इन्होंने एचसीएल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया है, टेक महिंद्रा में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखो इसके अलावा कुछ ऐसी भी कंपनी होती है जो कि लिस्टेड नहीं है, जैसे कि इन्होंने बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड कोई अनलिस्टेड कंपनी उसमें इन्वेस्ट किया। इसके अलावा ये देखो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, इंडस हेल्थ केयर प्रोविडेंट फंड, मेहता, कोटक इंडिया और सिस्टमा। तो इन्होंने इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखो अगर हम जब बैलेंस शीट को बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो क्लियरली पता चलता है कि कंपनी कहाँ कहाँ पे अपने पैसे लगा रही है। अब देखो कंपनी ने कुछ लोन्स भी दिए हैं, मतलब कंपनी लोन्स लेती भी है तो वो लाइबिलिटी साइड आती है। पर अगर किसी को लोन देगी तो वो असेट है, क्योंकि मैं कभी ना कभी तो उससे पैसे लूंगा ही ना। तो देखो इन्होंने अपने एम्प्लॉय को ही लोन दिया है 8 लाख रुपए का, जो कि मेरे हिसाब से एम्प्लॉय को लोन देते रहती है, मतलब एडवांस दे दिया तो वो एक तरीके से लोन ही है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा इन्होंने कुछ अदर फाइनेंशियल असेट में भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको भी हम देख ही लेते हैं। तो अदर नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट, तो देखो इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट, देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट कब करना पड़ता है, जब
मान लो आपने किसी की असेट्स को लिया, जैसे कि रेंट पे अगर आप कुछ भी चीज लेते हो तो आपको पता है कि वो बोलता है कि मैं 1 महीने का सिक्योरिटी लूंगा, तो उसी प्रकार का कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट आता है अगर आप किसी की असेट्स वगैरह को यूज करते हो। तो देखो रेंट डिपॉजिट भी इन्होंने करा है रिलेटेड पार्टी में, इसके अलावा बैंक डिपॉजिट करा है जो कि 12 महीने के बाद में होगी। देखो मैंने आपको पहले बोला था कि अगर नॉन करेंट असेट है तो 12 महीने के बाद में, मतलब कि 1 साल से जो लंबे समय के बाद में ही मेच्योर होगी, तो वही आती है। तो इन्होंने 9 करोड़ की एफडी वगैरह करवा के रखी है। इसके अलावा इनको इंटरेस्ट रिसीवेबल है कुछ 24 लाख का, तो मतलब कि इस डिपॉजिट पे इनको 24 लाख का कुछ इंटरेस्ट वगैरह आएगा। तो ऐसे करके इनको 2013 का मतलब कि 20 करोड़ के असेट्स हैं। ठीक है, अब डिफर्ड टैक्स असेट, चलो मैं आपको पहले थोड़ा डिफर्ड टैक्स समझा देता हूँ। देखो अकाउंट्स जो मतलब अकाउंटिंग है वो, और जो इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट है ना, वो कभी कभी डिफरेंट आता है, तो है ना। मान लो कि इस साल कंपनी को जो प्रॉफिट है ना वो इनकम टैक्स के हिसाब से ज्यादा आया, तो इन्होंने पिछले साल में उस पर टैक्स भी ज्यादा पे कर दिया होगा। तो देखो एक टाइम के बाद में मतलब कि जो इनकम टैक्स का और जो अकाउंट्स का प्रॉफिट है ना, वो दोनों सेम सेम जगह पे आ जाते हैं, मतलब कि दोनों एक बराबर आ जाते हैं। कभी कभी इनकम टैक्स बोलता है कि आप किसी एसेट से जो आपने बनाई, मान लो आपने एसीजेड में कुछ सप्लाई किया, तो वहां पे बोलती है कि वो आप 100% क्लेम कर सकते हो, पर दूसरी जगह पे बोलती है कि आप 10% 15% का ही डिप्रिसिएशन लगाओगे। तो आपको यूं दिख रहेगा कि हमारे पास में यार इस साल तो ज्यादा लॉस हुआ पर अगले साल कम लॉस होगा, तो उसी से बचाने के लिए डिफर्ड टैक्स असेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी करते हैं। तो असेट है इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले टैक्स ज्यादा चुका दिया है, अब इनको थोड़ा कम चुकाना पड़ेगा आगे। तो चलिए हम डिफर्ड टैक्स को भी देख ही लेते हैं। तो अगर हम इधर बोलेंगे तो यहाँ पे डिफर्ड टैक्स दिखा रहा है कि 28 लाख है, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, इसमें नॉन करेंट टैक्स असेट है, मतलब कि ये भी एक तरीके की टैक्स का ही असेट है जो कि टैक्स है अपना, पर ये क्या है कि ये मतलब कि आगे बहुत ज्यादा सालों में जाके ही होगा। तो नॉन करेंट टैक्स असेट अगर हम देखते हैं तो कहाँ पे दिखा रहा है ये नॉन करेंट टैक्स असेट, तो नेट ऑफ टैक्स प्रोविजन। तो देखो टैक्स प्रोविजन के बाद में कुछ नेट है, खैर उन्होंने उसकी कैलकुलेशन नहीं दिखाई है, तो मैं आपको 9.79 ही दिखा सकता हूँ। इसके अलावा इनका कुछ अदर नॉन करेंट असेट्स है, तो अगर उनको भी देखें तो देखो इनके पास में कुछ कैपिटल एडवांसेस है, मतलब इन्होंने कुछ कैपिटल बनवाने के लिए एडवांसेस दिया है। मान लो मैंने बोला कि मेरे लिए घर बना देना, तो बोलेगा भाई एडवांस दे दे। या फिर इन्होंने देखो कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस किए, तो ये सब भी दिख रही है। अब देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस ये एक तरह की एक्सपेंस है, पर हमने पहले ही पे कर दिया, मतलब कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी आएगी 1 साल बाद और मैंने 1 साल पहले ही पे कर दिया, तो वो तो एक तरीके से एसेट हो गई, मैं धीरे धीरे करके उसको कैपिटलाइज कर लूंगा। तो ऐसे करके इन्होंने टोटल इनके पास में 159 करोड़ के एसेट है। अब देखो जो ये असेट्स है ना, ये हमेशा बुक्स पे ही रिकॉर्ड होती है। तो इनमें जो देखा जाता है ना, जो बिल्डिंग वगैरह रहती है, आपको पता है कि समय के साथ में जमीन की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर कंपनी के पास में, यहाँ पे एक ट्रिक है कि अगर कंपनी के पास में बहुत सारी जमीनें हैं ना, तो देखो कि कंपनी की जमीनें की वैल्यू तो बहुत पुरानी वैल्यू पे रहेगी, पर आपको पता है कि जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये कभी भी एक कंक्लूसिव इफेक्ट नहीं देता है। साथ में अपनी जो कंपनी की कुछ असेट्स ऐसी होती है कि डिप्रिसिएशन लगा लगा के उसकी वैल्यू जीरो हो गई, पर वो अभी भी काम दे रही है। मान लो ये लैपटॉप है जो कि मैंने मेरे दोस्त ने लिया था इसको 4-5 साल पहले, ठीक है, जो अभी भी चल रहा है। तो मान लो मैंने बोला कि लैपटॉप की यूजफुल लाइफ तो 3 साल होती है, तो 3 साल बाद खत्म हो जाएगा बुक्स से, तो पर ये असल में तो है ना, मैं इसको बेच के थोड़े बहुत भी आएंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो इस प्रकार की कुछ असेट्स रहती है, पर खैर आपको उन पे फोकस नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा जो कंपनियां असेट लाइट रहती है ना, मतलब जिनकी फिक्स्ड एसेट कम ही रहती है, उन पे ही फोकस करना चाहिए। क्योंकि क्या पता टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आ जाए तो प्लांट एंड मशीनरी वहीं के वहीं रह जाए, फिर नए खरीदने पड़ जाए। आई होप आप समझ रहे होंगे कि आगे की भी सोच के चलनी पड़ती है। देखो इसके अलावा अब करंट असेट्स, करंट असेट्स वो होती है जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको बता दी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, इन्वेंट्री सबसे पहले दिखा रही है। तो अगर हम नीचे गए तो इन्वेंट्री से देखो, फिनिश्ड गुड्स जो कंपनी है ना उसके पास में 124 करोड़ का पड़ा है। कुछ वर्क इन प्रोग्रेस, मान लो कपड़ा बन रहा है, आधा बन गया आधा रुक गया। फिर रॉ मटेरियल मतलब वो कटे कटे पड़े हैं, उसको अभी फिनिश भी करना है। फिर कोई ट्रेडेड गुड्स है और पैकेजिंग मटेरियल एसेसरीज है, मतलब कि देखो अब ये जो मतलब कि किलर वगैरह के कोट्स आते हैं, तो उनके लिए पैकेजिंग मटेरियल वगैरह भी तो लाते हैं, लाइक किलर की थैली वगैरह जो रहती है पॉलीथीन। और स्टोर्स केमिकल एंड कंज्यूमर, मतलब देखो स्टोर्स में सामान रहता है, लाइक गिट्टी है। देखो मैंने एक कंपनी का ऑडिट किया था जो कि कपड़े वगैरह बनाती थी, तो मुझे पता है जैसे वो गिट्टी जिनसे कि कपड़े सिलते हैं, या फिर आप देखो केमिकल्स जो कि मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि वो डाई वगैरह करते हैं कपड़ों को। इसके अलावा कंज्यूमेबल वो छोटे छोटे, जैसे कि ये यहाँ पे ब्रांड है, ठीक है, तो ऐसा ब्रांड कभी कभी आपने देखा होगा स्टील का रहता है, या फिर वो अलग ही सुनहरे कलर का रहता है, तो उनके लिए भी एक प्रॉपर मतलब कि कंज्यूमेबल से कंपनी रखती है। तो ऐसा करके कंपनी के पास में 165 करोड़ की इन्वेंट्री है। पिछले साल कंपनी के पास में 112 करोड़ की इन्वेंट्री थी। देखो इस बार फिनिश्ड गुड्स कंपनी के बड़े हैं, जो कि
मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, तो इतना बढ़ना ठीक है। पर अगर कुछ ज्यादा ही मतलब कि फिनिश्ड गुड्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की असेट्स मतलब की इन्वेंट्री है वो बिक नहीं रही है, मतलब कि बहुत सारा उन्होंने बना लिया पर वो बिक नहीं रहा है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि कंपनी को फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और अपना प्रॉफिट्स वगैरह है ना वो कम करना पड़ता है। इसके अलावा फाइनेंशियल असेट्स भी है, ठीक है। इन्वेंट्री का हमने अच्छे से देख लिया। अब फाइनेंशियल असेट्स में सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देखते हैं। अब देखो कंपनी ने आदित्य बिरला का हेल्थ केयर फंड खरीदा है, ये फंड खरीदा, वो फंड खरीदा है, एसबीआई का भी, इसका भी, इसका भी। देखो मतलब मेरे हिसाब से यार, अगर कंपनी इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसका ये फोकस है कि अपने पास ज्यादा से ज्यादा केस पड़ा है तो उसका क्या काम। देखो आपके पास में जो केस पड़ा है उस पर तो कुछ ना कुछ मतलब कि इंटरेस्ट आपको पता है जीरो आ रहा है, पर देखो कंपनी ने आर्बिट्रेज वगैरह करने के लिए अपने अच्छे खासे पैसे लगा दिए। अगर मैं टोटलिटी में देखूँ तो कंपनी बहुत ही नीचे जा रहा है साला। है तो डीएचएफएल वगैरह ने पता नहीं कितनी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है मतलब लिटरली बहुत ही है। तो देखो कोटेट में परपेचुअल बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, वो बॉन्ड है, मतलब कि टोटल 126 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो टोटल कंपनी का 126 करोड़ इन्वेस्टमेंट में है। अब देखो इन्वेस्टमेंट का ये फायदा है कि इनको थोड़ा बहुत उस पर रिटर्न भी मिल जाएगा, जो कि अदर इनकम में आ जाएगा, अपना ऊपर पढ़ाई था। अब देखो इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल वो है जैसे कि किसी को इन्होंने कपड़ा बेचा पर उतारा बेचा। अब देखो अपने को नहीं बेचेंगे ये मैं भी जानता हूँ, पर जैसे कि जो इनके आउटलेट वाले पार्टनर रहते हैं उनको कभी कभी उधार पे देना ही पड़ता है। वो बोलेंगे कि भाई इतने दिन बाद दे दूंगा। तो इसमें जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ देखनी रहती है ना, तो वो जो है वो है ये बेड डाउट्स वगैरह। तो देखो पिछले साल कंपनी ने 20 करोड़ का बेड डेट का प्रोविजन करा था, इस साल उसको उन्होंने 24 करोड़ पे कर दिया है। मतलब कि कंपनी को लगता है कि ये लोग साले हम पैसे नहीं देंगे। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल कुछ सिक्योरिटी भी इनके, मतलब कोई लोग ने बोला कि भाई मैं बैंक गारंटी दे रहा हूँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ भी दे रहा हूँ, तो उस प्रकार इनके पास में पड़े तो ये अगर नहीं देंगे तो इनकी एसेट्स वगैरह बेच के ले लेंगे, ठीक है। अब देखो सिग्निफिकेंट क्रेडिट रिस्क में कितने पड़े, 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़ है, 1 करोड़ 4 लाख। तो इसके अलावा उन्होंने बनाया है 24 करोड़ का मतलब कि प्रोविजन। तो ऐसे करके हमारा ट्रेड रिसीवेबल का 169 करोड़ का है। देखो पिछले साल कंपनी को 170 करोड़ लेने थे, इस साल कंपनी को 169 करोड़ लेना है। मतलब कि देखो मैं तो मानता हूँ कि जितने ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल कम रहेंगे ना वो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी के पास में पैसा अटका है तो साला वो रुलाएगा सही। अब इसके आगे हम बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, जो केस अपने हाथ में है। तो कंपनी के पास में अगर आप देखोगे तो 170 करोड़ का केस है। मतलब आप समझ रहे हो 170 करोड़ का केस किसको बोलते हैं। तो उसको अगर हम देखेंगे तो केस इन हैंड कितना है, 27 लाख रुपए तो इनके हाथ में ही रखे हैं, मतलब कि तिजोरी वगैरह में। इसके अलावा बैंक अकाउंट वगैरह में, और इन्होंने लिक्विड म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसा करके इनको पास में 170 करोड़ है। मतलब आप समझ रहे हो 170 करोड़ किसको बोलते हैं। 170 करोड़ इतने रुपए होते हैं कि कंपनी को 780 करोड़ का तो रेवेन्यू हो रहा है। मतलब कि अगर हम देखें मोटा मोटी लाइबिलिटी की बात करें तो कंपनी की जो नॉन करंट लाइबिलिटी है वो है 12 करोड़, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी कितनी है, टोटल अगर लाइबिलिटी देखा तो 256 करोड़। तो अगर कंपनी अपने कैश फेंक के मारेगी ना तो सारी की सारी एसेट मतलब कि मेजोरिटी में पे हो ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है कंपनी के इन्वेस्टमेंट है वो भी तो बेच सकती है। तो अगर 170 और 126 करेंगे हम, तो करीबन करीबन कंपनी के पास में 300 करोड़ का केस ही है। तो वो आराम से 256 करोड़ की लाइबिलिटी को चुका देती है। ये देखना कभी कभी जरूरी हो जाता है। इसके अलावा बैंक बैलेंसेस अदर देन थर्ड, तो कंपनी के पास में कुछ और भी 10 लाख का बैंक बैलेंस है, जो कि देख ही लेते हैं अब कितना देखा है। तो ये देखो इन अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में रखा है, मतलब कि कंपनी को कोई डिविडेंड आया है पर उन्होंने क्लेम ही नहीं किया उसको, ठीक है। इसके अलावा कंपनी ने लोन भी दिए है 5 लाख के, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एम्प्लॉय को ही लोन दिया है, किसी दूसरी पार्टी को दिया ही नहीं। और अदर फाइनेंशियल असेट्स भी है कंपनी के पास में, कितनी, 1 करोड़ 29 लाख की। तो देख लेते हैं अदर फाइनेंशियल असेट क्या क्या है कंपनी के पास में। तो एक्सपोर्ट इनिशिएटिव रिसीवेबल, देखो मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था कि कंपनी को ने कुछ एक्सपोर्ट किया था तो उससे कंपनी को बेनिफिट होता है। देखो गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है ताकि देश का एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ठीक है। तो वो 30 लाख है। अब इन्होंने एडवांस दिया है, मतलब सैलरी मान लो किसी की आ रही थी उसके पहले ही दे दिया। इसके अलावा इनको इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो 129 करोड़ इनको, 1 करोड़ सॉरी 1 करोड़ 29 लाख ऐसे करके वो आने वाले हैं। और अदर करेंट असेट्स भी है कंपनी की, जिनमें देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर रिसीवेबल, एडवांस फॉर ग्रेचुइटी, रिटर्न टू रिटर्न असेट, राइट टू रिटर्न असेट, ठीक है। और एडवांस टू सप्लायर, मतलब सप्लायर को भी एडवांस कहीं पे भी दिए थे वो अदर करेंट असेट्स में आ जाएंगे, जो कि इस साल के अंदर अंदर कैपिटलाइज हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा करके टोटल कंपनी के पास में 657 करोड़ के एसेट है। देखो अगर आपको एक हेल्दी बैलेंस शीट देखनी है ना तो हमेशा देखो जो करंट असेट्स है ना वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। पर करंट असेट्स में भी जो इन्वेंट्री अगर ज्यादा है ना तो लफड़ा है भाई।
क्योंकि आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अगर इन्वेंटरी ज्यादा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बफर स्टॉक रह रहा है, मतलब बिक ही नहीं रहा है, बिक ही नहीं रहा है, बिक ही नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और मैं तो बोलता हूँ कि ट्रेड रिसीवेबल भी कम ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे फंसेंगे तो वो साले उन कभी भी अपने को पैसे नहीं देंगे या फिर मुकर जाएंगे। तो देखो, इस कंपनी में 657 करोड़ की करंट एसेट्स है और 160 करोड़ की नॉन करंट एसेट्स है। तो ये एक हेल्दी बैलेंस शीट के गुण है। अगर हम अब आगे बात करें तो अब आ गई हमारी लाइबिलिटी साइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ना वो दिखाई जा रही है 61 करोड़। तो चलिए इसी को एनालिसिस करते हैं प्रॉपर। तो अगर यहाँ पे आते हैं हम इसके पॉइंट में ये, तो देखिए यहाँ पे कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है ना वो है कि वो 125 करोड़ की इक्विटी रेस कर सकती है। अब आप बोलोगे कि कंपनी की इक्विटी तो बहुत ज्यादा है, पर देखो कंपनी क्या है कि उसके फेस वैल्यू जो है, एक शेयर की फेस वैल्यू है ना वो 10 रुपए। पर अगर अभी देखा जाए तो कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 600 700 रुपये कुछ हो गई है। तो 700 रुपये मतलब कि कंपनी का जो शेयर है वो प्रीमियम पे चल रहा है, क्योंकि लोग उस पर ज्यादा पैसा देने के लिए राजी है। तो कंपनी ने अभी तक जो इशू किया है ना वो 61 करोड़ की ही इक्विटी इशू की है, जिसमें 61 करोड़ मतलब में कितने शेयर आ गए, 6 करोड़ 16 लाख शेयर। ठीक है, अगर हम 6 करोड़ 16 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 करोड़ आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं इस तरफ मानता हूँ तो वो है अदर इक्विटी। ये अदर इक्विटी कभी कभी रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से भी आता है। तो ये कंपनी दिखा रही है 485 करोड़, जो कि पिछले साल 416 करोड़ थी। तो मतलब कि अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से ही देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर किसी कंपनी के शेयर की प्राइस से ज्यादा पर अगर उसके शेयर को इशू किया जाता है तो जो बाकी का पैसा है ना वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर चला जाता है। अब देखो इस कंपनी का हमने देखा था तो इसकी जो इक्विटी की फेस वैल्यू कितनी है वो 10 रुपए, पर इसके एक शेयर की प्राइस अभी 700 रुपए चल रही है। पर जब भी ये कंपनी ने अपना आईपीओ लाया हुआ ना तब इसने कुछ ना कुछ करके अपने शेयर की प्राइस मतलब कि एक एक्सटेंड तक रखी हुई और उसी पर ये सिक्योरिटी प्रीमियम कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब देखो अगर आप देखोगे तो कुछ अमाउंट इन्होंने बोनस शेयर में इशू कर दिया। मतलब कि इन्होंने क्या किया होगा कि जो भी इनका सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा था तो इन्होंने बोला कि चलो अपने पास शेयर है, इनको बोनस दे दिया जाए शेयर होल्डर्स को। तो ऐसा करके कंपनी ने पिछले साल मतलब कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है कि कंपनी ने 17 दिसंबर 2021 को 4 शेयर दिए एक शेयर के बदले। मतलब अगर आपके पास में 100 शेयर थे तो आपको उसके बदले में 400 शेयर मिल गए। तो इसे करके कंपनी ने 4 करोड़ 93 लाख शेयर इशू कर दिए। तो 4 करोड़ 93 लाख को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 करोड़ के आसपास आंसर आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 49 करोड़ रुपए यूज हो गए हैं और 34 35 करोड़ रुपए और है। तो अगर कंपनी कभी भी फ्यूचर में और भी ज्यादा बोनसेस वगैरह इशू करेगी तो वो इन पैसों में से इशू कर सकती थी। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ चीज होता है मतलब कि रिजर्व में भी, तो वो है जनरल रिजर्व। क्योंकि जनरल रिजर्व में क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होता है कंपनी का वो सारा का सारा इसी के अंदर ही ट्रांसफर होता है। और अगर डिविडेंड वगैरह भी देना होता है ना तो वो इसी के अंदर से दिया जाता है। तो अगर इसमें हम बात किए तो देखो जो इस साल प्रॉफिट हुआ था ना इसका पिछले साल बैलेंस था 287 करोड़, जो कि यहाँ से उतर के आया है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जो पिछले साल का क्लोजिंग रहता है वही इसी साल का ओपनिंग रहता है। तो ये हो गया 287 करोड़। अब देखो कंपनी दिखा रही है कि उसको प्रॉफिट हुआ है, तो अगर हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे तो ये यहाँ पे दिखा रहा है 118 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यही का यही उतर के यहाँ पे आ गया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और उसके बाद में देखो इन्होंने डिविडेंड दे दिया है 50 करोड़ के, 49 करोड़ 30 लाख का। तो उसके बाद में इनके पास में क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया इसका, 356 करोड़। तो 356 करोड़ ये, और इनके पास में जनरल रिजर्व वो रखा है 53 करोड़ का ये, और 34 करोड़ का ये। सॉरी मैंने आपको पहले जनरल रिजर्व को बता दिया था कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रिटर्न अर्निंग है। वो क्या है कि गलती से मैं जनरल रिजर्व बोल दिया रिटर्न अर्निंग की जगह पे। देखो रिटर्न अर्निंग होती है जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है ना तो कुछ डिविडेंड के रूप में दे देती है, कुछ टैक्स दे देती है, जो बचा हुआ होता है ना वो कंपनी वापस अपने ही अंदर लगा देती है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी ग्रो करने में ज्यादा कर लेती है। अब देखो इस कंपनी ने भी जो 49 करोड़ का डिविडेंड बांटा ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 49 करोड़ में आप कितने सारे ब्रांड के आउटलेट खोल लेते या फिर कोई प्लांट मशीनरी ले सकते थे। मतलब आप कहीं भी एक्सपेंशन कर सकते थे इन 50 करोड़ से। अब आपने शेयर होल्डर को दे दिया तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या है। अब इसके अलावा इन्होंने जो बिजनेस का प्रोग्रेस है मतलब और भी बड़ा बिजनेस बनना है तो उसमें भी इन्होंने 40 करोड़ का फंड बनाया है। उसमें ओपनिंग बैलेंस से ही इन्होंने इस साल कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया है। तो ऐसे करके इनका जो 485 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है ना वो आया है। अब चलिए हम आगे के टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। आगे अब इनके पास में और कुछ भी नहीं है। तो चलिए लाइबिलिटीज से ही स्टार्ट करते हैं। पहले है नॉन करेंट। अब देखो जिस प्रकार नॉन करेंट एसेट्स एक साल से लंबे समय के लिए होल्ड होती है उसी प्रकार जो लाइबिलिटीज है ना ये मतलब कि एक साल के बाद में पे होगी।
मतलब कि ऐसा नहीं कि ये आज ही पे हो जाएगी, 1 साल में 1 महीने में पे हो जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है लीज़ लायबिलिटी, मतलब कि कंपनी ने कोई लीज़ पे लैंड वगैरह या फिर बिल्डिंग वगैरह ली होगी, तो चलिए इसी को देखते हैं हम। तो देखो लीज़ लायबिलिटीज़ में इन्होंने बस 1286 करोड़ है। देखो पिछले साल तक इनके पास में 438 करोड़ थी, नहीं 438 करोड़ सॉरी, 4 करोड़ 38 लाख थी और इस साल इनके पास में 12 करोड़ की है। तो मतलब कि इन्होंने लीज़ लायबिलिटी है ना वो बढ़ाई, मतलब कि इन्होंने उधार पे कोई ना कोई असेट्स दिए। इसके अलावा इन्होंने प्रोविजंस बनाए। अब देखो प्रोविजंस काय के लिए बनता है, एक तो टैक्स के लिए, या फिर इन्होंने कुछ और ही प्रोविजंस बनाए, मतलब कुछ असेट्स खराब हो सकती है या फिर किसी को बाद में, मतलब कि ये लायबिलिटी है तो हम यही कर सकते हैं कि बाद में इनको किसी को पैसे देने की 6 करोड़ 50 लाख की आ सकती है। अब चलिए करंट लायबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनमें जो सबसे पहली बोरोविंग है, बोरोइंग है वो है 50 करोड़ की। और ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी, मतलब इन्होंने बैंक से बोरो किया होगा, सीधी सी बात है। तो देखो इन्होंने कैश क्रेडिट लिया है, मतलब कि कभी भी कंपनी से लेगी तो 15 करोड़ का वो लिया है। वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है 35 करोड़ का, तो 50 करोड़ का ऐसे लिया है। और इसके बाद में अगर बात करें हम लीज लाइबिलिटी की, तो ये अब आप देखोगे एक ऊपर लीज लाइबिलिटी एक नीचे लीज लाइबिलिटी है। तो जो ये नीचे वाली लीज लाइबिलिटी है ना, ये मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर कंपनी को पे करनी है। तो इसमें भी इन्होंने डिटेल्स वगैरह कुछ भी नहीं दी है कि किस में है, पर हाँ इनकी 2 करोड़ 29 लाख की लिस्ट लाइबिलिटी है। अब देखो ट्रेड पेबल है, तो दो तरह के हैं। एक तो इन्होंने ड्यूज टू माई स्मॉल इंटरप्राइजेस, मतलब कि जो छोटी इंटरप्राइजेस रहती है एमएसएमई, जिनको हम एमएसएमई बोलते हैं, तो उनसे इन्होंने मटेरियल खरीदा है, मतलब माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस जो रहती है उनसे इन्होंने मटेरियल खरीदा है 32 लाख का, तो उनको पे करना है। इसके बाद में अदर देन, मतलब कि माइक्रो से थोड़ी बड़ी होगी, तो उनसे भी इन्होंने 35 करोड़ का मटेरियल लिया है। और एक्सपेंसेस हुई है तो उनका भी अभी तक इन्होंने कुछ चुकाया नहीं है, जो कि मतलब जैसे कि मान लो रेंट की एक्सपेंसेस हो गई, तो इन्होंने बोला कि यार इस महीने नहीं अगले महीने दे देंगे, मतलब कुछ भी आप समझ सकते हो कि लाइबिलिटी कैसे क्रिएट होती है। तो 12 करोड़ की लाइबिलिटी ऐसे है। तो इस प्रकार इनका जो 48 करोड़ का फिगर है ना वो आया है। अब देखो 47 करोड़ में 32 लाख जोड़ोगे तो 48 करोड़ का अपना फिगर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, मतलब कंपनी के ऊपर ही जो ऊपर है उसके अलावा भी कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। तो अगर उसमें देखो तो देखो एक तो इन्होंने क्या किया है, सिक्योरिटी एंड अदर डिपॉजिट, मतलब कि बैंक से कुछ लिया है। सैलरी एंड वेजेस वगैरह है, एम्प्लॉय बेनिफिट है, मतलब कुछ लोगों की इन्होंने सैलरी नहीं दी है। इसके अलावा अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो कि हमने देखा था कि कंपनी के पास में कुछ अनक्लेम्ड डिविडेंड है जो कि लोगों ने क्लेम नहीं, मतलब ये वो डिविडेंड है जो कि लोगों ने इनके पास से क्लेम नहीं किया है। अभी हमने एक और अनक्लेम्ड देखा था, तो वो अनक्लेम्ड डिविडेंड ये था कि इस कंपनी ने दूसरों से क्लेम नहीं किया है। मतलब मान लो इनको एक एचसीएल इनकी होल्डिंग थी, तो एचसीएल ने डिविडेंड दिया पर इन्होंने क्लेम नहीं किया, बोला कि फाड़ में जाओ हम अभी नहीं ले रहे बाद में ले लेंगे। तो वो अनक्लेम है पर वो असेट तो बन गई है। अब ये क्या है कि इनसे भी इन्होंने जो 50 करोड़ के आसपास डिविडेंड दिया था, उसमें से 10 लाख का जो डिविडेंड है ना वो कुछ लोगों ने क्लेम नहीं किया है। तो अभी तक इन्होंने कुछ भी अमाउंट, मतलब कि हमने जो लॉ पढ़ा था उसमें बताया जाता है कि कुछ एक सर्टेन पीरियड, लगभग शायद 5 या फिर 7 साल का है, उसके बाद में अगर कोई क्लेम नहीं करता है डिविडेंड, मतलब मान लो किसी ने शेयर लिए वो मर गया, मतलब कुछ भी हो गया, तो उसका क्या है कि जो फंड जो पैसा रहता है ना वो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड के अंदर चला जाता है, मतलब कंपनी यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसने तो डिविडेंड दे दिया ना। इसके अलावा अदर करंट लाइबिलिटीज भी है कंपनी की कुछ 41 करोड़ की, तो इनको भी देख ही लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, कैपिटल गुड्स इन्होंने किए होंगे पर उनकी लाइबिलिटी आ रही है 47 लाख की। इसके अलावा कुछ रिफंड लाइबिलिटी है, स्टेचुटरी लाइबिलिटी है और एडवांस दिया है इनको, इन्होंने कस्टमर से एडवांस लिया, मतलब मान लो जैसे कि मैं इनका कस्टमर हूँ, मेरे मेरे पास एक इनका ब्रांड आउटलेट है, तो मैंने बोला कि एडवांस ले लो और मेरे को आपका सामान दे दो, तो ऐसे करके भी 3 करोड़ आए, तो 41 करोड़ की फिगर पे ऐसे पहुंचे, ठीक है। अब जो लास्ट में बचा है प्रोविजन, तो चलिए 94 लाख के प्रोविजन को भी देख ही लेते हैं। अब देखिए प्रोविजन एक तो इन्होंने एम्प्लॉय बेनिफिट का बनाया, मतलब कि कुछ एम्प्लॉय ने, वो रहता है ना लीव अलाउंस, मतलब कंपनी इतनी लीव अलाउ करती है, पर बहुत सारे एम्प्लॉय क्या है कि बहुत मट्ठे रहते हैं, मतलब हर दिन ही ऑफिस आना, तो वो ऑफिस आते हैं तो उनको फिर एम्प्लॉय बेनिफिट मिलता है कि उनको सैलरी ज्यादा दिया जाता है। अब देखो कुछ लोगों, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव वगैरह निकल जाएगा तो उसके लिए भी इन्होंने क्लेम बना लिया है। और अदर एक्सपेंसेस भी है इनकी पेबल, ठीक है। तो और अदर प्रोविजन में क्या है, स्कीम्स इनिशिएटिव एंड डिस्काउंट एक्सपेंसेस। अब देखो इन्होंने कुछ डिस्काउंट वगैरह दिया होगा, तो वो सारा का सारा 72 करोड़ के आसपास का डिस्काउंट दे दिया, इन्होंने क्लियर लिखा है, तो मैं बता पा रहा हूँ। तो ऐसे करके 94 करोड़ के आप फिगर पे आए हो। अब देखो लास्ट में करंट टैक्स लाइबिलिटी। अब देखो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि कंपनी को कुछ टैक्स लाइबिलिटी असेट के रूप में होती है, जो कि यहाँ अपन ने ऊपर पता किया था डिफर्ड टैक्स असेट। पर कुछ टैक्स लाइबिलिटी आती है, मतलब कि इनको प्रॉफिट हुआ है तो उस पर टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस साल जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पे इनकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 85 लाख की, जो कि चुकानी पड़ेगी 1 साल के अंदर अंदर। देखो कंपनी को क्या है कि जो रिटर्न जाता है ना वो अगस्त 30 सितंबर लास्ट डेट रहती है टैक्स ऑडिट की, तो टैक्स ऑडिट के टाइम पे ये टैक्स भरते हैं।
तो देखो कंपनी की लाइबिलिटी तो मतलब कि 31 मार्च को खत्म हो गई, 31 मार्च 2022 की है, तो उसको चुकाते ही बाद में ही, इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। मतलब अभी जब हम बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं तब तक तो शायद इन्होंने चुका भी दिया होगा। तो ऐसे करके इनकी टोटल जो लाइबिलिटीज है ना वो आई है 256 करोड़, जो कि मैं इतनी बड़ी नहीं मानता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि असेट्स कंपनी की बहुत ज्यादा है लाइबिलिटीज के गुने में। तो देखो एक तरीके से अगर हम देखेंगे ना तो ये एक हेल्दी बैलेंस शीट है। मतलब कुछ बैलेंस शीट ऐसी होती है कि जो कि बहुत ही घटिया होती है, मतलब उनको देखोगे तो आप बोलोगे कि आप थू थू भी नहीं करूंगा। मतलब कि उनमें देखोगे तो बहुत ज्यादा लाइबिलिटी होगी, या फिर कोई ऐसी चीजों में मतलब केस तो कंपनी के पास में रहेगा नहीं प्रॉपर, बस इधर उधर का या तो ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा है या फिर ट्रेड पेबल ज्यादा है। तो ये क्या साइन होता है कि कंपनी कहीं डूब सकती है, क्योंकि अगर मान लो ट्रेड पेबल के पास में पैसा फंसा है, भले से तुम्हारी लाइबिलिटी देखोगे तो अरे बहुत बड़ी है, पर अल्टीमेटली तो आपको पता है अगर पैसा नहीं निकला तो वो पैसा किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि दूसरों के पास में रखा हुआ धन और किताबों में रखा हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं है अगर आपको समय पर काम नहीं आए तो। आई होप मैं उल्टा बोल दिया हूँ पर आप समझ गए होंगे। सो गाइस ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। अन्यथा इसके बाद में मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं कैश फ्लो के ऊपर चले जाऊं, और अगर किसी की कमेंट आई तो मैं हो सकता है बैंक के ऊपर बना दूं कि बैंक की असेट्स लाइबिलिटी कैसे पढ़ सकते हो बैलेंस शीट। सो गाइस बाय बाय, मिलते हैं किसी नए वीडियो।